सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप सभी ने पहचान ही लिया होगा कि आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यक्षिणी की एक खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये कहानी सुनकर मज़ा आएगा। और अगर आप सभी को कहानी सुनकर मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अब कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं कि नशा इंसान को अंधा कर देता है, चाहे वो शराब का नशा हो या फिर धन दौलत का। लेकिन जिस इंसान के अंदर ये दोनों ही नशे हों, उसका बर्बाद होना निश्चित है, चाहे वो आज हो या फिर कल। रात का समय था। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही लगी हुई थी। कोई अपना काम खत्म करने के लिए बाहर जा रहा था और कोई अपना काम खत्म करके वापस आ रहा था। और ऐसे ही गाड़ियों की आवाजाही लगी हुई थी। लेकिन तभी अचानक से उन्हीं गाड़ियों में से एक बहुत तेजी से गाड़ी आगे निकली। और वो गाड़ी थी एक सुपर कार, जिसमें बैठा हुआ था रवि नाम का एक नौजवान लड़का, जिसके पिता शहर के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। इसलिए उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और इसी बात का फायदा रवि काफी अच्छे से उठाता था। करोड़ों की कार में नशे में धुत होकर लोगों को गंदी गंदी गालियां बक रहा था। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रवि को पलट के जवाब दे, क्योंकि गाड़ी देखकर ही पता चल रहा था कि कम से कम 4 से 5 करोड़ की गाड़ी है और अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कोई आम नहीं होगा। इसलिए कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहता था। और ये सब देखकर रवि को बहुत अच्छा लग रहा था। वो सबको गाली देता हुआ फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा था और नशे में धुत होकर वो आखिरकार अपने घर पहुंच ही गया। जब वो अपने कार से बाहर उतरा तब वो चलने लायक भी नहीं था। उसके पैर कपकपा रहे थे और उसकी कपकपाते हुए पैरों को देखकर घर में जितने भी नौकर चाकर थे वो सभी आए और उन्होंने कहा, रुकिए साहब, हम आपकी मदद करते हैं, आपको कमरे तक ले जाते हैं। और उसके बाद रवि ने जवाब दिया, अरे हटो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझे तुम, भागो यहाँ से। 2 कौड़ी के नौकर बड़े आए मुझे रूम तक पहुंचाने वाले, हटो यहाँ से। नौकरों को उल्टा सीधा बोलकर रवि आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो घर में घुसा तो उसने देखा कि उसके पिता सामने ही खड़े थे। और रवि के पिता ने कहा, मेरे पैसों का तुम ये इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, मैंने सोचा था कि तुम पढ़ लिखोगे और मेरा जो एम्पायर है उसे आगे बढ़ाओगे, लेकिन अब तो लग रहा है मेरा एम्पायर बढ़ाना तो छोड़ो, तुम उसे डुबाओगे। और उसके बाद ये सुनकर रवि ने जवाब दिया, अरे पिताजी, आप तो खामखा मुझे डांटते रहते हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं सिर्फ 25 साल का हुआ हूँ। अब आप क्या चाहते हैं, मैं आपका इतना बड़ा एम्पायर सिर्फ 25 साल की उम्र में संभालने लगूं? ऐसा मुझसे नहीं होगा, कुछ साल का वक्त दीजिए मुझे, फिलहाल तो मैं कमरे में जा रहा हूँ। और ये सब देखकर रवि के पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। 25 साल की उम्र कम नहीं होती है, समझे तुम्हें बस पैसे उड़ाना आता है और नशा करना आता है। मेरी एक बात याद रख लेना, ये नशा किसी दिन तुम्हें खा जाएगा। इतना सब बोलने के बाद भी रवि के कान पर जूं भी नहीं रेंगी और वो नशे में ही लड़खड़ाता हुआ अपने रूम पर पहुंचा और बेड पर गिरते ही सो गया। रवि की आंखें सुबह नहीं खुली, वो सीधा दोपहर में उठा, वो भी जब किसी ने उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। पहली बार खटखटाने पर रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, दूसरी बार खटखटाने पर भी रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, तीसरी बार खटखटाने पर भी रवि ने इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही चौथी बार दरवाजा खटखटाया गया तब रवि ने चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है यार, चैन से सोने भी नहीं देता है, दिमाग खराब करके रखा हुआ है, कोई मुझे सोने देगा कि नहीं? ये कहता हुआ रवि दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजे को खोला तो उसने सामने देखा तो उसी के घर का एक नौकर था। और रवि ने चिल्लाते हुए कहा, क्या है बे, क्यों परेशान कर रहा है, सोने देगा कि नहीं? उस नौकर ने कहा, मालिक, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन माफ कीजिएगा, बड़े साहब बुला रहे हैं आपको। जी। ये बात सुनकर वो जो रवि था उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं, जा यहां से। रवि ने उस नौकर को डांट कर भगा दिया। तभी नीचे से आवाज आई, रवि जल्दी नीचे आओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ डैडी, आ रहा हूं। उसके बाद क्या था, रवि नीचे उतरा, उसने देखा कि उसके पिता सूट बूट पहने हुए हैं और कहीं जाने की तैयारी में है।
ये देखकर रवि ने कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? और उसके बाद रवि के पिता ने कहा, अब तुम्हें तो कोई जिम्मेदारी का एहसास है नहीं, तुम्हें दिन रात सिर्फ अय्याशी करनी है, तो बिजनेस किसी को तो संभालना पड़ेगा ना। मैं जा रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग से विदेश, ठीक है? और अपना ख्याल रखना, मुझे काफ़ी वक्त लगेगा वापस आने में, महीना भी लग सकता है। तो सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में ही है, नौकरों की सैलरी और जो कुछ भी है मैनेज कर लेना, कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉल कर लेना, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। ये सारी बातें सुनकर रवि ने कहा, क्या डैड, आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रहे? आपको तो पता ही है ना, बचपन से आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मॉम जब से गुजरी आप ही मेरी दुनिया है, आप मत जाइए, आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रवि के डैड ने कहा, हाँ, अब ये सब बकवास बंद करो। अगर मुझसे जरा सा भी प्यार होता तो ये जो भी नशा कर रहे हो तुम, ये सब छोड़ देते और बिजनेस पर ध्यान देते, अपने अच्छे भविष्य पर ध्यान देते। मेरी छोड़ो, अपना तो कुछ करते अच्छा, लेकिन नहीं, तुम्हें दिन भर सिर्फ अय्याशी करनी है और कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। खैर जा रहा हूं मैं, देख लेना सब कुछ। ये कहते हुए रवि के पिता अपनी कार में बैठे और वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जैसे ही उसके पिता वहां से बाहर निकले, तब रवि का जो खुशी का ठिकाना था वो मानो लग ही नहीं रहा था। वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा, क्योंकि वो पूरे घर का मालिक बन चुका था। और रवि ने चिल्लाते हुए कहा, यस यस, अब पूरे घर का मालिक मैं हूं, अब जो मैं चाहूंगा वो होगा, अब कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, मजा आएगा। अपने डैड के जाने के बाद रवि पूरे घर का राजा बन गया और उसने अय्याशी की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाया और कई सारी लड़कियां भी बुलाई और पार्टी करने लगा। ये सब देखकर घर के सभी नौकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन कोई कुछ भी कह नहीं पा रहा था। रवि के दोस्त भी उसके जैसे ही थे, हर कोई वहां पर शराब पी रहा था और मजे कर रहा था। रवि और उसके दोस्त तो पूरे मजे कर रहे थे, लेकिन अगर कोई परेशान हो रहा था तो घर के नौकर हो रहे थे। हर जगह सिर्फ गंदगी हो रही थी और नौकर गंदगी को साफ कर करके परेशान हो रहे थे। लेकिन वो बेचारे कर भी क्या सकते थे, उन्हें अपना पेट पालने के लिए नौकरी तो करनी ही थी, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सह रहे थे। जब बहुत रात हो गई तब रवि के दोस्त एक एक करके घर जाने लगे और रवि उनको बाय करने के लिए घर के दरवाजे तक आया। और जब हर कोई जा रहा था तभी रवि के पास एक बुजुर्ग नौकर आया और उसने कहा, मालिक मालिक, क्या मैं घर जा सकता हूँ? ये बात सुनकर रवि ने कहा, घर जाना है? क्यों, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, घर की हालत देखो, हर जगह गंदगी और कचरा फैला हुआ है, इसे साफ कौन करेगा? हाँ? ये बात सुनकर उस बुजुर्ग नौकर ने कहा, मैं मालिक कर देता, लेकिन और भी नौकर हैं, उनसे करवा लीजिएगा। आज मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी बेटी का जन्मदिन है और मुझे उसका जन्मदिन मनाना है, इसलिए मुझे आज जल्दी घर जाना है। प्लीज मालिक, मुझे घर जाने दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। ये बात सुनकर रवि ने कहा, क्या तुम्हें अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है? तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें पूरे पैसे दे रहा हूं, समझे? तुम सैलरी पूरी ले रहे हो तो काम भी तो पूरा करो। मुझे नहीं मतलब तुम्हारी बेटी की जन्मदिन है क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम घर को पूरा साफ करो, उसके बाद ही घर जाना, वरना नहीं, समझे तुम? ये बात सुनकर वो जो बुजुर्ग नौकर था उसका मुंह लटक सा गया और उसने कहा, ठीक है मालिक, आपकी जो मर्जी मैं वही करूंगा। ये कहकर वो आंखों में आंसू लेकर सारी गंदगी को एक एक करके साफ करने लगा। और रवि जो था वो पूरा नशे में धुत था। जब उसके सारे दोस्त चले गए तब वो भी एक सोफे पर पड़ गया। घर में बहुत ही ज्यादा गंदगी थी और वो बुजुर्ग आदमी बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे साफ सफाई कर रहा था। लेकिन तभी रवि ने कहा, अरे ओ जल्दी जल्दी साफ कर यार, पता नहीं इतने धीरे धीरे हाथ चला रहा है, कल तक भी साफ नहीं होगा। इतनी उम्र हो गई है फिर भी तुम्हें तरीका नहीं पता कि आखिर सफाई करते कैसे हैं। ये बातें सुनकर वो जो बुजुर्ग नौकर था वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया और उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लगा, लेकिन वो कर क्या सकता था, मजबूरी बहुत ही ज्यादा थी उसके घर में, वो चाहकर भी नौकरी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए सारी जली कटी सुनकर वो काम कर रहा था। साफ सफाई करते करते और ज्यादा रात हो गई और तभी वहां पर एक लड़की आई और उसने कहा, पापा पापा आप घर क्यों नहीं आए? मम्मी कब से आपका रास्ता देख रही है, लेकिन आप घर नहीं आए। छुट्टी का समय तो हो गया ना, घर में मम्मी बहुत परेशान है, अब आप घर चलिए। ये बात सुनते ही
वो जो बुजुर्ग नौकर था उसने कहा, हाँ बेटी, साफ सफाई लगभग हो ही गई है, मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। ये बात सुनकर उस बुजुर्ग नौकर की बेटी ने कहा, मैं क्या करती पापा, बहुत आपका रास्ता देखा, आपने कहा था कि आप जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आप आए नहीं, और अभी भी बहुत देर हो गई है। मुझे आपकी चिंता होने लगी तो मैं देखने के लिए आ गई कि आप ठीक हैं या नहीं। और ये सुनकर वो जो बुजुर्ग नौकर था उसने कहा, हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये थोड़ा सा काम रह गया है, इसे निपटाकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम यहीं बैठो। और उसने अपनी बेटी को वहीं सीढ़ी के पास बैठा दिया और खुद साफ सफाई करने लगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत ही ज्यादा मेहनत और मुश्किल से रवि और उसके दोस्तों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ किया, और साफ सफाई खत्म करने के बाद उसने रवि की तरफ देखा तो रवि तो नशे में चूर सोफे पर पड़े पड़े ही सो गया था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने रवि से कहा, मालिक, मालिक, सुनिए ना, सुनिए मालिक, मैंने साफ सफाई कर दी है, अब मैं घर जा रहा हूं। मालिक, मालिक। रवि इतना ज्यादा नशे में था कि उसे होश ही आवाज नहीं था, वो बस सोफे पर पड़ा पड़ा सो रहा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने काफी मुश्किल से रवि को उठाया और रवि ने कहा, हाँ क्या हुआ, हाँ साफ सफाई हो गई। उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ मालिक, हो गई है, आप एक बार देख लीजिए, मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। रवि ने जब आसपास देखा तो नशे में तो वो ऐसे ही था, इसलिए उसे कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं चला, इसलिए उसने कहा, ठीक है, जाओ अब घर, और कल टाइम पर आ जाना। उसके बाद क्या था, रवि जो था वो वहीं पर वापस सो गया और वो बुजुर्ग व्यक्ति घर के बाहर आ गया। घर के बाहर उसकी बेटी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और उसने कहा, आप आ गए पापा, चलो अब घर चलते हैं, काम खत्म हो गया ना। उसके बाद क्या था, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों बाप बेटी वहां से जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ वो जो रवि था वो नशे में वैसे ही था। तभी उसने कहा, अरे यार, सिगरेट पीने का मन कर रहा है, सिगरेट पी लेता हूं। सिगरेट भी खत्म हो गई है, मंगवानी पड़ेगी। यहां कोई दिख भी नहीं रहा, बाहर कोई ना कोई नौकर होगा, बाहर किसी नौकर से मंगवा लेता हूं। जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ रवि घर के बाहर आया और उसने आसपास देखा तो उसे वही बुजुर्ग व्यक्ति और वो लड़की नजर आई। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, ओह सुनो जरा, हाँ तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। वो बुजुर्ग व्यक्ति रुक गया और उसने पीछे की ओर देखा तो रवि उसे बुला रहा था, और वो व्यक्ति वापस रवि के पास आया और साथ ही साथ उसकी बेटी भी आई। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बोलिए मालिक, मैंने तो सारा काम अच्छे से कर दिया था, आपने मुझे क्यों रोका। उसके बाद रवि ने कहा, अरे सारा काम कर दिया था तो कर दिया था, एक काम और कर दो, यहाँ कोई नौकर नहीं नजर आ रहा, तुम एक काम करो, मेरे लिए सिगरेट का पैकेट ले आओ, काफी अच्छा रहेगा मेरे लिए। उसके बाद क्या था, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने कहा, ठीक है मालिक, मैं लेकर आता हूं। गुड़िया चल, तू मेरे साथ चल। उसके बाद क्या था, रवि का जो नशा था वो थोड़ा कम हुआ और उसने जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी को देखा तब उसकी जो नीयत थी वो खराब होने लगी और उसकी जबान जो थी वो बाहर आने लगी। रवि ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की लड़की को देखकर कहा, अरे यार, क्या लड़की है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन ये बुढ़ा रास्ते में आ जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे सुनो, ये अपनी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो, यहीं इसे बैठा दो, यहां पर रहेगी तो ठीक रहेगा, तुम कहाँ इसे इतनी रात को इधर उधर भटकोगे, आधे से ज्यादा दुकानें बंद हो गई होंगी, पता नहीं कौन सी दुकान पर सिगरेट मिले, इससे अच्छा अपनी बेटी को यहीं कहीं बैठा दो, समझे। उसके बाद जब आना सिगरेट देना और अपनी बेटी को ले जाना, तुम्हारी बेटी यहां सेफ रहेगी। जब यह बात उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सुनी तब उसने कहा, हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। सुनो गुड़िया, तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठ जाओ, यहाँ बेंच लगा हुआ है पार्क में, ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और ये कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चला गया। वो लड़की काफी घबराई हुई थी क्योंकि नई नई जगह थी और उसे काफी डर भी लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप बेंच पर बैठी हुई थी। और ये सब देखकर रवि बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। रवि ने कहा, बुढ़ा भी गया, अब तो सिर्फ ये बेटी है, मजा आ जाएगा।
रवि अपनी गंदी नजर उस लड़की पर डालने लगा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो लड़की बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके बाद रवि ने कहा, ओ लड़की, करती क्या हो तुम? उस लड़की ने कहा, मैं पढ़ाई करती हूं। ये बात सुनकर रवि ने कहा, अच्छी बात है, पढ़ाई करती हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में पैसों की कमी है क्या? ये बात सुनकर वो जो लड़की थी उसने कहा, पैसों की कमी तो है, लेकिन हमारा गुजारा चल जाता है। हमारे पिता आपके यहाँ काम करते हैं, आप इतने दयालु और अच्छे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये बात सुनकर रवि ने कहा, वो तो मैं हूं ही। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या हो कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे दूं? ये बात सुनकर वो जो लड़की थी वो बहुत घबरा गई और उसने कहा, 20 लाख रुपए? लेकिन आप मुझे इतने पैसे क्यों देंगे? ये बात सुनकर रवि ने कहा, पैसे मैं तुम्हें दूंगा ना, उसकी चिंता तुम मत करो। बस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरे साथ चलो। ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने गुस्से में कहा, आपने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने पास रखिए, समझे आप? मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की। मेरे पिताजी आ जाए, मैं तुरंत यहां से चली जाऊंगी, दूर रहिए मुझसे। ये बात सुनकर रवि ने कहा, सुन मेरी बात, ज्यादा चिल्ला मत, वरना जो 20 लाख रुपए दे रहा हूं ना, वो भी नहीं दूंगा, और जो मैं चाहता हूं वो तो तुझे करना पड़ेगा, समझी तू? वरना तुझे भी मार दूंगा और तेरे बाप को भी। ये सुनते ही उस लड़की ने एक जोरदार चाटा रवि के गाल पर मारा, जिसकी जो आवाज थी वो काफी दूर दूर तक गई और वहां के नौकर जो थे वो सभी वहां पर आ गए। रवि ने कहा, क्या हुआ, क्यों आ गए यहां पर? ये सारी बातें सुनकर वो सभी नौकर सामने की ओर देखने लगे और नौकरों ने कहा, मालिक, वो कुछ हमें आवाज आई जैसे आप पर किसी ने हाथ उठाया। क्या सब कुछ ठीक है? और ये लड़की कौन है? ये बात सुनते ही रवि ने कहा, ये लड़की कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम जाओ, अपना काम करो, निकलो यहां से। वो सभी नौकर घबराकर वहां से चले गए और रवि ने गुस्से भरी आंखों से उस लड़की की तरफ देखा और रवि ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, चल मेरे साथ। ये कहकर रवि ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे अपने साथ उस घर में ले जाने लगा। ऐसा करते ही वो लड़की चिल्लाने लगी और रोने लगी, लेकिन उसके चिल्लाने की जो आवाज थी वो ज्यादा दूर तक नहीं गई। जितने भी नौकर थे सब चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर आए और उन्होंने देखा कि रवि उस लड़की का हाथ पकड़ उसे खींचता हुआ उस घर में ले जा रहा था। कुछ नौकरों ने रवि को रोकने की कोशिश करी, लेकिन रवि ने चिल्लाते हुए कहा, सुनो मेरी बात, किसी ने भी रोकने की कोशिश करी तो गोली मार दूंगा, समझे तुम? दूर रहो। उसके बाद क्या था, सभी नौकर घबरा गए, क्योंकि रवि के पास एक से बढ़कर एक हथियार थे और वो वैसे ही नशे में था, और अगर वो चाहता तो वहां मौजूद हर नौकर को मौत के घाट उतार देता। इसलिए हर कोई घबरा गया और पीछे हट गया। वो लड़की मदद की भीख मांगती रही, लेकिन कोई भी नौकर हिम्मत नहीं दिखा पाया, नामर्दों की तरह सिर्फ तमाशा देखता रहा। रवि जबरदस्ती उस बुजुर्ग व्यक्ति की लड़की को घर में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। रवि ने उस लड़की के कपड़े तक फाड़ दिए और उसके साथ बहुत बुरा बुरा करने लगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति सिगरेट का पैकेट लेके जब घर में घुसा और उसने अपनी बेटी को जहां छोड़ा था, जब उसने वहां पर नहीं पाया, तब वो बहुत ज्यादा घबरा गया और वो आवाज लगाते हुए आया, गुड़िया, 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 गुड़िया कहाँ हो तुम? गुड़िया कहाँ हो तुम? तभी उसने अपनी बेटी की चीखने की आवाज सुनी और वो जो आवाज थी वो घर के अंदर से आ रही थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति पागल सा हो गया और भागता हुआ दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे को पीटना शुरू किया और रोने लगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति रोता बिलखता चिल्लाता रहा, मालिक, मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी को छोड़ दीजिए मालिक, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, वही मेरी इज्जत है। मालिक, मालिक, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। और उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने आसपास उन सभी नौकरों को सर झुकाए देखा और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ ऐसा कुछ होता तो क्या तुम यहाँ तमाशा देखते? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो।
उस बुजुर्ग व्यक्ति के लाख बार कहने के बाद भी उन नामर्दों ने कोई मदद नहीं करी और वो बुजुर्ग व्यक्ति सिर्फ उस दरवाजे पर अपना सर पीटता रहा और उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहा। लेकिन उस बुजुर्ग शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उस भारी भरकम दरवाजे को तोड़ पाए। और वो बुजुर्ग व्यक्ति उस भारी भरकम दरवाजे पर सर मारते मारते बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक लड़की की रोने की आवाज सुनी। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने जो नजारा देखा उसे देखकर उसकी आंखें खौफ से बाहर आ गई। तो उसने देखा कि उसकी बेटी बिना कपड़ों की उसी के पास बैठे बैठे रो रही है और उसके शरीर पर कई सारे जख्म हैं। ये सब देखकर वो बुजुर्ग व्यक्ति पागल सा हो गया और उसने रवि की तरफ देखा तो रवि अपने कपड़े पहन रहा था। और रवि ने कहा, सुन मेरी बात, ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, समझा? मेरे अंदर इंसानियत बची हुई है। एक काम कर, यहीं रह, अभी आता हूं। ये कहकर रवि अपने कमरे में गया और वहां से एक बैग लेकर आया। उस बैग को उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास फेंका और रवि ने कहा, ये ले, इसे ले, अब तुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना आराम कर, समझा? और इसकी शादी कर दियो किसी से, बहुत पैसा है इसके अंदर। जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बैग के अंदर देखा तो बैग में बहुत सारे नोटों के बंडल रखे हुए थे, तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए थे। ये सब देखकर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसका खून जो था वो 7वें आसमान तक खौल गया और उसने रवि के ऊपर हमला करने की कोशिश करी। लेकिन रवि नौजवान था और वो एक बुजुर्ग आदमी था, उसके शरीर में जान नहीं थी। और जब उसने रवि को मारने की कोशिश करी तब रवि ने उल्टा उस बुजुर्ग व्यक्ति पर ही एक जोरदार वार किया, जिसकी वजह से उस बुजुर्ग व्यक्ति का जबड़ा टूट गया। ये सब देखकर वो बेचारी लड़की अपने पिता को संभालने के लिए दौड़ी और उसने अपने फटे हुए कपड़े जैसे तैसे पहने। उस बेचारी लड़की ने अपने फटे फुटे कपड़े जैसे तैसे पहने और अपने बुजुर्ग पिता को वहां से ले गई। आकाश की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 14 साल का था और वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार था। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने और लोगों का इलाज करे। इसलिए वो हमेशा पढ़ाई करता रहता था। उस रात भी वो देर रात तक जागकर पढ़ाई कर रहा था और साथ ही साथ इंतजार कर रहा था अपनी बड़ी बहन और अपने पापा का, जो अभी तक घर नहीं आए थे। लेकिन आकाश को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। अचानक से ही किसी ने घर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया और आकाश ने कहा, मम्मी क्या मैं दरवाजा खोलूं? लग रहा है दीदी और पापा आ गए। तभी आकाश की मम्मी ने कहा, हाँ बेटा दरवाजा खोल दो। आकाश अपने बेड से उतरकर दरवाजे के पास गया और उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी जो आंखें थी वो खौफ से बाहर आ गई। उसने देखा कि उसकी बहन बहुत ही बुरी हालत में है और उसके पिता रोए जा रहे हैं, उनको भी काफी चोट आई है। आकाश ने पूछा, पापा दीदी ये आपको क्या हुआ? आपको ये चोटें कैसे लगी? और दीदी आपके ये कपड़े, आपके कपड़ों को क्या हुआ? बोलो ना, बोलो। ना ही आकाश की बहन कुछ बोलने की हालत में थी, ना ही उसके पिता। तभी आकाश की मॉम भी बाहर आई और उन्होंने जैसे ही अपनी बेटी को उस हालत में देखा और अपने पति को ऐसे देखा तो उन्हें चक्कर आ गए और वो वहीं पर जमीन पर धड़ाम से गिरी। आकाश छोटा सा बच्चा आखिर क्या क्या संभालता, अचानक से इतना सब हो गया। उसे किसी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब एक सपने की तरह था और आकाश को ऐसा लग रहा था कि बस अभी ये सपना टूट जाएगा। लेकिन अफसोस वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत का सामना कर रहा था। आकाश ने अपनी मॉम को उठाया और आकाश ने कहा, मॉम मॉम उठिए उठिए। जैसे तैसे नन्हे नन्हे हाथों से उसने अपनी मॉम को वहीं पर मौजूद एक चटाई पर लेटाया और आकाश की बहन और उसके जो पिता थे वो दोनों घर के अंदर आए। ना ही आकाश की कुछ बहन बोल रही थी, ना ही उसके पिता कुछ बोल रहे थे। आकाश बार बार पूछ रहा था, दीदी क्या हुआ है आपके साथ? आप कुछ बताते क्यों नहीं? आप तो एकदम शांति से बैठी हुई है, जरा कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? पापा पापा आप तो कुछ बताइए, पापा आप तो कुछ बताइए, आप चुप क्यों है? पापा बोलिए ना,
आकाश के पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगा। उन्होंने आकाश को जोर से गले लगाया और फूट फूट के रोने लगे। आकाश के पिता ने कहा, बेटा सब कुछ खत्म हो गया, बेटा सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया बेटा। ये सब सुन के आकाश ने कहा, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको 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 किसी ने मारा है? आपकी कहीं लड़ाई हुई थी? कोई गुंडे बदमाश मिल गए थे? बोलिए ना, चलिए पुलिस में चलते हैं, अभी अभी रिपोर्ट लिखवाएंगे। मैं अभी 100 नंबर पर फोन करता हूँ, अभी 100 नंबर पर फोन करता हूँ। उसके बाद क्या था, आकाश ने समझदारी थोड़ी बहुत दिखाई। था तो वो बच्चा ही, लेकिन ऐसे हालातों में समझदार बनना पड़ता है। उसने 100 नंबर पर कॉल मिलाया और आकाश ने कहा, हेलो पुलिस स्टेशन। तो सामने से आवाज आई, हाँ पुलिस स्टेशन, बोलो क्या हुआ? हेलो अंकल, मैं यहीं पास से बोल रहा हूँ, एड्रेस मैं आपको अभी बताता हूँ, जल्दी से आप मेरे घर पर आ जाइए। और ये बात सुनकर वो जो पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर था उसने कहा, अच्छा ठीक है एड्रेस बताओ। उस छोटे से नन्हे से बच्चे ने एड्रेस बताया और थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर आ गई। जब पुलिस वालों ने उस लड़की की और उसके पिता की ऐसी हालत देखी, तब उन पुलिस वालों ने कहा, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? बेटी क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उसके बाद आकाश ने कहा, पता नहीं, जब से ये आए हैं तब से ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे बैठे हुए हैं, बस रो ही जा रहे हैं। उन पुलिस वालों ने थोड़ा सा और पूछताछ करने की कोशिश करी और आकाश ने बताया, पता नहीं अंकल, आज दीदी का जन्मदिन था तो पापा ने जल्दी आने का वादा किया था, पापा समय पर नहीं आए और भी ज्यादा लेट हो गया। जो उनका डेली का आने का टाइम है उस टाइम पर भी नहीं आए। काफी देर हो गई तो दीदी ने कहा कि वो पापा को देख कर आती है और पापा को बुलाकर भी आएगी। मैंने कहा दीदी से कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन दीदी ने कहा कि तुम सिर्फ यहाँ बैठकर पढ़ाई करो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो चली गई। उसके बाद अभी अभी आई है। जैसे तैसे आकाश की मम्मी भी होश में आई और उन्होंने जब ये सब देखा तो वो समझ गई कि कुछ बहुत गलत हुआ है, इसलिए वो भी बस रोई जा रही थी। वो बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि जो वो सोच रही है वैसा ना हुआ हो। पुलिस वाले रवि के घर पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर जितने भी नौकर चाकर थे सभी वहां पर इकट्ठा हो गए कि आखिर पुलिस वाले आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस को तो आना ही है। पुलिस वालों ने नौकरों से कहा, कौन है यहाँ पर मालिक, उसे बुलाओ यहाँ पर। आखिर क्या हुआ है उस बच्ची के साथ और उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, मुझे जानना है। तुम में से कौन बताएगा? कोई भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, हर कोई सिर्फ अपना मुंह छुपा रहा था। उसके बाद उस पुलिस वाले ने एक नौकर की कॉलर पकड़ी और उस पुलिस वाले ने कहा, क्यों बे, बता रहा है कि नहीं, वरना पुलिस स्टेशन में ले जाऊं और हवालात की हवा खिलवाऊं, बोल। उस नौकर ने काफी घबराते हुए कहा, बहुत गलत हुआ है, सब बहुत गलत हुआ है सर, बहुत ही ज्यादा भयानक और गलत हुआ है। उस बेचारी बच्ची के साथ इस हैवान मालिक ने दुष्कर्म किया है और साथ ही साथ उसके पिता को भी बहुत बुरी तरह से मारा है। ये बात सुनकर वो पुलिस वाला घर के अंदर घुसा जहां पर रवि दारू पी रहा था और सिगरेट भी पी रहा था। रवि को ऐसे दारू पीता हुआ और सिगरेट पीता हुआ देखकर उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, क्यों भाई, क्या किया है तुमने उस बच्ची के साथ और उसके बुजुर्ग पिता के साथ? जरा पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हारे साथ बातचीत करनी है। ये बात सुनकर वो रवि हंसने लगा और रवि उठा, वो उस पुलिस वाले के पास आया और उसने एक जोरदार चाटा उस पुलिस वाले की गाल पर मारा, जिसकी वजह से उस ऑफिसर की जो कैप थी वो कहीं दूर ही जाकर गिरी और उस पुलिस वाले ने अपने गाल पर हाथ रखा। रवि ने कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तेरी औकात है मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने की? हाँ, एक तो सिर्फ चाटा मारा है, ये तो अच्छा हुआ मैंने लात नहीं मारी, वरना पता नहीं कहाँ जाकर गिरता। सुन मेरी बात, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे सजा दे पाए। और तेरी क्या, इसी की इतनी औकात नहीं है जो मुझे सजा दे पाए। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, वो पैसे ले और केस को रफा दफा कर। समझ में आया? वो बैग पड़ा हुआ है, उठा उसको और निकल यहाँ से। वो पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा घबरा गया। उसे समझ आ गया कि रवि कोई मामूली इंसान तो है नहीं, उसके सर पर बड़े बड़ों का हाथ है। इसलिए वो घबराता हुआ बैग के पास गया। उसने बैग खोल कर देखा तो उसमें वही नोटों के बंडल पड़े हुए थे और उन नोटों के बंडल को देखकर उस पुलिस वाले की जो आंखें थी वो मानो बंद हो गई और वह पुलिस वाला 20-25 लाख रुपए में बिक गया। उसने वो बैग उठाया और रवि से कहा, सर मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े आदमी हैं, मुझे माफ कर दीजिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप चिंता मत करिए, बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा। ये सुनकर रवि ने हंसते हुए कहा, देखा
खरीद लिया ना तुझे, चल अब निकल, कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैंने तो उस बुड्ढे को भी कहा था 20-25 लाख ले ले, अपनी बेटी की शादी कर दी हो और बाकी अपना खाता रही हो जिंदगी भर। पता नहीं कितना बेवकूफ बुड्ढा है, निकल यहाँ से अब तू। वो पुलिस वाला पैसे लेकर वहां से चला गया और दूसरी तरफ आकाश अपनी बड़ी बहन और अपने पिता को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पिता और उसकी बड़ी बहन सिर्फ रोए जा रहे थे। आकाश की मम्मी ने कहा, क्या हुआ है, आप कुछ बताते क्यों नहीं? अगर आप बताएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? कहीं कुछ हमारी बेटी के साथ गलत तो नहीं हुआ ना? बताइए बताइए। तभी आकाश की जो बड़ी बहन थी वो उठकर खड़ी हुई और उसने कहा, मम्मी मैं अभी आती हूँ बाथरूम से होके। ये कहकर आकाश की बड़ी बहन बाथरूम की तरफ जाने लगी और आकाश की मम्मी और आकाश ने चैन की सांस ली कि चलो। उसकी बहन ने कुछ तो बोला। आकाश की बहन बाथरूम में चली गई और वहीं दूसरी तरफ आकाश के जो पिता थे वो अभी भी वहीं बैठे हुए थे। काफी देर हो गई, आकाश की बहन बाथरूम से नहीं आई। आधा घंटा हो गया। आकाश घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश करी और खटखटाया भी। दीदी 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 दरवाजा खोलो, क्या हुआ? कुछ तो आवाज लगाओ, दीदी क्या हुआ आपको? उसके बाद आकाश की जो मम्मी थी वो बहुत घबरा गई और वो भागती हुई आई। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी और जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने अंदर देखा। आकाश और उसकी मम्मी ने देखा कि बाथरूम में आकाश की बड़ी बहन ने अपनी जान दे दी थी। उसके हाथ में कोई छोटा सा कांच का टुकड़ा आ गया था और उसी कांच के टुकड़े से उसने अपनी हाथ की नस काट ली थी और वही खून पूरा बाथरूम में फैला हुआ था। ये देखकर आकाश और उसकी मम्मी अपने आप को संभाल नहीं पाए और दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। जब आकाश को होश आया और उसने अपने आसपास देखा तो वो चिल्ला पड़ा। उसने देखा कि उसके पिता ने भी उसी कांच के टुकड़े से अपने हाथ की नस काट ली थी और वो भी इस दुनिया से जा चुके थे और साथ ही साथ आकाश की मां ने भी आत्महत्या कर ली थी। आकाश ये सब देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगा और आसपास के जितने भी घर थे सब में लोग उठ। जब बहुत सारे लोग आकाश के घर में आए तो वो सभी नज़ारे को देखकर कांप से गए। सबके पैर जम से गए और हर कोई चीखने लगा और रोने लगा। हर किसी ने इतना भयानक नज़ारा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। एक ही रात में आकाश की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। अब ना ही आकाश कुछ बोलने की हालत में था और ना ही कुछ सुनने की। बस वो अपने आसपास लोगों को भीड़ इकट्ठा करते हुए देख रहा था और सभी लोग चिल्ला रहे थे। पुलिस वाले थोड़ी देर में आ गए और सभी लाशों को वहां से लेकर गए और आकाश को अनाथ आश्रम भेजने की बात होने लगी। अब क्या करेगा छोटा सा आकाश? क्या वो अपने पूरे परिवार का बदला उस अरबपति क्रूर रवि से ले पाएगा? जानिए अगले पार्ट में।